तो साथियों, आप लोग को जो अधूरा वीडियो हम लोग हिस्ट्री का पढ़े थे, यहाँ तक भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो बता दें कि इसका राइट जो आंसर हम लोग आप लोग को बता चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे भूगोल का। ठीक है, भूगोल का सारे चैप्टर का जो है आज अभी हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा। पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, अन्यथा कहीं से नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर चैप्टर का भी आई है। ठीक है, इसलिए यहाँ से ही पूछेगा, अलग नहीं पूछेगा। और आप बता दें कि आप लोग को सब्जेक्टिव जो है आपको सोशल, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का जो है सो यानी अर्थशास्त्र का जो है वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव देने के बाद उसका शॉर्ट है, उससे कम क्वेश्चन है। उस दोनों चैप्टर से मात्र 17 नंबर ही पूछा जाता है, तो इसलिए उसको बाद में देंगे, आपको इस वीडियो के जस्ट बाद देंगे। और आज आपको चांसेस है कि 9 बजे रात को हो सकता है आपको आउट क्वेश्चन ही दे सकते हैं, या कल 9 बजे तक आउट क्वेश्चन, उससे पहले कि आपको गैस क्वेश्चन ही देंगे। तो चलिए एक एक करके अभी हम लोग भूगोल देख लेते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहला वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री का जो है पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, काफ़ी एग्जाम में आपको पूछेगा तो उसी से पूछेगा, जिस पर ज़्यादा जोर देते हैं वो खास करके निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा राइट आंसर जो सी हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा जो है अपने भारत में सबसे गरीब राज्य है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। भारत में जो है उड़ीसा सबसे गरीब राज्य है, उसके बाद आता है नंबर हम लोग का बिहार का, यानी ठीक है, तो सबसे गरीब राज्य जो है उड़ीसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो पूर्वी देशांतर जो है सो राइट आंसर डी हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 25 जो लिखा हुआ है इस पर एक यहाँ पे मतलब वार दिया हुआ है, इसका मतलब होता है आपको मिनट, डबल रहेगा तो सेकंड, यानी 97 डिग्री 25 मिनट होता है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 3 नंबर बढ़ते हैं, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, यानी कावरवती किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो बता दें कि यहाँ पर जो हो जाएगा लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप का ही राजधानी होता है कावरावती। ठीक है, ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है, एक केंद्र शासित, वैसे ये सब केंद्र शासित प्रदेश है चारों, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप का ऐसा यहाँ पे जो होता है इसका राजधानी जो होता है कावरावती होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप का राजधानी कावरावती, तो कावरावती जाना होगा तो हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है, तो किस देश को छूती है, तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका नेपाल को छूती है। ठीक है, नेपाल को छूती है, हमारा बिहार भी नेपाल को छूता है, मालूम होगा, हम लोग के बिहार के उत्तर दिशा में जो है नेपाल स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है, तो बता दें यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है किताब का ही लाइन है, तो साथ जो नहीं लगता है निम्नलिखित में से कौन सा देश है, तो यहाँ पे कुछ कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर। तब 5 नंबर का जो राइट आंसर वैसे हो जाएगा ताजिकिस्तान जो है, सो यहाँ क्या है, सीमा भारत के साथ नहीं लगते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है, ताजिकिस्तान। राइट आंसर जो है डी एकदम सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा 7वां स्थान है। ठीक है, और दूसरा स्थान किस में है, तो जनसंख्या में। ठीक है, जनसंख्या में जो है पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान जो है हम लोग भारत का है, लेकिन अभी तक जो है जनगणना नहीं हुआ है, सर्वे नहीं हुआ, होने के बाद जो हम लोग पहला पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर जो है यहाँ पर डी जो हो जाएगा एकदम सही है 7 नंबर का। ठीक है, कि हमारा देश किस के सिर पर, शीर्ष मतलब माथे पर है, महासागर किस महासागर के, तो हिंद महासागर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार से लगभग कितनी डिग्री का अंतर है, कितनी अंतर है, 100 बात पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतर जो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 नंबर का राइट आंसर, सो यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 30 डिग्री का अंतर है, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं, तो इसलिए डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सभी चैप्टर का देखना भी है। भारत की मानक माध्य रेखा का मान क्या होता है, यानी भारत के माध्य मानक यानी बीच का जो होता है रेखा क्या है, का मान क्या है, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट, राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो बता दें प्यारे साथियों
यहाँ भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा रेखा का नाम जो है मेका मोहन रेखा है, ठीक है, मेका मोहन राइट, ठीक है, यानी भारत और चीन के जो है बीच जो युद्ध होता है मेका मोहन रेखा पर ही लाइनिंग जो है खींचा हुआ है। और रेड क्लिफ जो है कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा ही, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा मतलब सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ सीमा है, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, तो भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, भारत एंड पाक, ठीक है, IND, इंडिया एंड पाक, ठीक है, इंडिया एंड पाक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 11 नंबर, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है, यहाँ पर लिखा है आरंभ होती है यानी शुरू होती है, तो कितनी डिग्री से शुरू होती है, तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से जो है उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। तो अक्षांश से क्वेश्चन आपको ऊपर वाले ही जो है वही इंपोर्टेंट काफ़ी है, मध्य रेखा वाला, बाकी बात ये कुछ कम इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भाग में बांटता है। देखिए फिर ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, इससे कहीं इंपोर्टेंट ज़्यादा ये है, इसलिए 12 नंबर ध्यान रखिएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है या बांटती है। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। राइट आंसर ये जो है ध्यान रखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो अपने भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश, जिसका राजधानी होता है ईटानगर होता है, ठीक है, वहाँ जो है ईटानगर होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य भगवान उगते हैं, ठीक है। और उगता हुआ सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो जापान का, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश जो है, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश, ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश जो है जापान को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों में से एक क्वेश्चन रहने की चांसेस है। अब देखते हैं अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का है निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों का कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो कश्मीर में उसको मर्ग कहा जाता है, ठीक है, यानी हिमालय क्षेत्र में जो घास पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर में उस घास को क्या कहा जाता है, कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, तो मर्ग कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ये जो है सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है। तो कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है, तो 2 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाथुला, ठीक है, बी ऑप्शन जो है नाथुला जो है सो सिक्किम राज्य में पड़ता है, ठीक है, जिसका राजधानी गंगटोक होता है सिक्किम का राजधानी। तो सारा बात ध्यान रखिएगा, सुन के आप लोग 1-2 बार देख लीजिए सारा क्वेश्चन। आपको दोनों वीडियो को, पहला वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर देखिएगा, हिस्ट्री का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा भूखंड तैथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित है। तो कौन स्थित है, तो यहाँ पे बता दें 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका लॉरेशिया है, ठीक है, लॉरेशिया है। राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा लॉरेशिया, ठीक है। चलिए 4 नंबर है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो हिमालय की सबसे बाहरी जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवालिक कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कितने बार कि शिवालिक जो है क्या है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हिमालय शिवालिक जो क्या है, एक श्रृंखला है बाहरी, या हिमालय की एक बाहरी श्रृंखला है। तो यहाँ पर पूछ देगा शिवालिक क्या है, ध्यान रखिएगा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 5 नंबर, निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो संसार की जो है सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की चोटी हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर हिलेरी नामक वैज्ञानिक ने चढ़ा था, ठीक है, और एडम स्मिथ ने, ठीक है, वो दोनों जो सबसे पहले इस पर चढ़े थे, ठीक है, हिलेरी और एडम स्मिथ 2 थे साइंटिस्ट जो वो चढ़े थे पहले। चलिए ठीक है, सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय से, ठीक है, कुमायूं हिमालय। राइट आंसर ये जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 7 नंबर, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो पश्चिमी घाट का जो है यानी पश्चिमी आप लोग जान रहे हैं उसका जो है सर्वोच्च शिखर क्या है। तो यहाँ पर 7 नंबर का जो हो जाएगा आपका अनायमुड्डी है, ठीक है, अनायमुड्डी। राइट आंसर ये जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए 8 नंबर है, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो पूर्वी घाटी का, ठीक है, पश्चिमी का देख लिए आप लोग अनायमुड्डी था, और पूर्वी का क्या है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट रह सकता है। तो वो पूर्वी का जो होता है महेंद्रगिरी है, ठीक है, शिखर या पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत भी कह सकते हैं, जो है पूरब में है सबसे सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। पश्चिम में हो जाएगा अनायमुड्डी और
पूरब में हो गया महेंद्रगिरी। 9 नंबर गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है, कौन है? तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कोकण है, ठीक है। यहाँ पर सी जो है आंसर सही है। ध्यान रखिएगा कोकण जो है कहाँ है, तो गोवा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, पश्चिम तटीय पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन उलट पुलट के भी पूछ सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? तो 10 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा उसे प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे साथियों बता दें आपको सब्जेक्टिव के कोशिश कुछ जारी है, अगर हो जाए तो आप लोग को दे देंगे, कुछ खुशी की बात होगी, हम लोग दे देंगे आप लोग को क्वेश्चन जरूर। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों के संयुक्त नाम क्या है? तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल। राइट आंसर जो है 20 सही हो जाएगा। 12 है करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो 12 नंबर का जो हो जाएगा आपका कश्मीर हिमालय में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो बोलते हैं कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जम्मू अलग है, कश्मीर भी अलग है, एक साथ नाम बोलते हैं, जम्मू अलग कश्मीर अलग है, दूर पड़ता है, दोनों का राजधानी एक ही जगह श्रीनगर होता है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? लोकताक झील किस में है, कहाँ है स्थित? 13 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए और ध्यान रखिएगा मणिपुर और मिजोरम, ध्यान रखिएगा वर्षा का सबसे अधिक क्षेत्र है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। मिजोरम जो है यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है, सॉरी मिजोरम लिखना चाहिए था यहाँ, या मशीनराम पूछ कह देगा, ठीक है। मशीनराम जो है मिजोरम में पड़ता है, वहाँ वर्षा सबसे अधिक होता है अपने यहाँ भारत में, आप लोग को बता चुके हैं अगले वीडियो में। वैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर कुछ किस प्रकार से होने वाला है, तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है, चैनल है, द्वीप समूह का नाम है ये चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल ये द्वीप समूह का नाम है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है वहाँ पर एक द्वीप का नाम है, ठीक है। 15 है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है भारत में स्थित नहीं है, ये जो कहाँ है? तो नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की चोटी कहाँ है? नेपाल में स्थित है, ठीक है, जिसका राजधानी काठमांडू होता है। नेपाल की राजधानी भी पूछ सकता है, तो काठमांडू होता है, आप लोग कह दीजिएगा काठमांडू होता है भाई, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर। बताने प्यारे साथियों सब्जेक्टिव जो है एक टीचर जो है कुछ बता चुके हैं हमें कि ये सब क्वेश्चन जो है रहने वाला है, क्वेश्चन ये सब है क्वेश्चन, थोड़ा बच्चे को बता दीजिएगा तो आप लोग को हो सकता है वही आपको देने वाले हैं कुछ देर बाद, तो आप लोग को देख लीजिएगा जरूर, वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ओनली आपको 5 नंबर और 2 नंबर का ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर का है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कि किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ बता दें पहला का जो आंसर हो जाएगा इनमें सभी पर करता है निर्भर, ठीक है। भूमि की ढाल पर भी, धरातल ये रचना पर और जल की प्राप्ति पर भी, ठीक है। अपवाह तंत्र यंत्र जो होता है वो सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। 2 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूपी प्रणाली को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए द्रुमा कृतिका होगा। राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग को देख लेना है, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग को थोड़ा ऑप्शन देखने के बाद ध्यान आ जाए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन। और कहते हैं कावेरी झल, कावेरी झल कहाँ है? कावेरी जो होता है नदी कहाँ है? गंडक कहाँ है? तो ये बेगूसराय में कावेरी या कावेरी होता है, ये भी कभी कभी पूछा। कावेरी कहाँ है? तो बेगूसराय में, ध्यान रखिएगा वो भी पूछ लेता है। 4 नंबर है दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली निम्नलिखित में से कौन नदी है? तो कौन नदी ऐसी है जो सीधे गंगा में मिल जाती है, ठीक है, दक्षिण पठार से आती है और गंगा में मिल जाती है। तो 4 नंबर का जो हो जाएगा सोन नदी है वैसा, ठीक है, सोन नदी जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 है निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाले झील है? तो कौन झील है जो जिसमें मीठा पानी होता है? वैसे तो सब में होता है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा मीठा होता है, तो वुलर झील है, ठीक है, वुलर झील। वी ऑप्शन जो है सही है। ध्यान रखिएगा मीठे पानी वाला झील क्या है? वुलर झील। वैसे भी याद रखने वाली चीज़ है। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? देखिए कैसा मस्त है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो यहाँ पे बता दें कि अगला चैप्टर का है, ठीक है, दूसरा चैप्टर का है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मौसम से। राइट आंसर जो हो जाएगा बी है, इस शब्द से बना है, मौसम शब्द से। चलिए 2 नंबर है निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ आम्रवृष्टि होती है? तो कहाँ होती है आम्रवृष्टि? तो 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा केरल तथा कर्नाटक में होता है, ठीक है, आम्रवृष्टि होता है। आम्र मतलब क्या होता है? आम होता है, वैसे देखा जाए तो वृष्टि मतलब गिरना होता है, तो उस प्रदेश में हो सकता है आम होते ही गिरने लगता होगा, तो आम्रवृष्टि केरल तथा कर्नाटक में होता होगा। आई थिंक आम्रवृष्टि मतलब तो आम का ही गिरना होता है,
आई थिंक वैसे आप लोग समझते होंगे या नहीं समझते होंगे तो कमेंट करिएगा, बता दूंगा कमेंट में। आपका जो भी क्वेश्चन थोड़ा एरर हो जाता है उसको भी कमेंट में बता दूंगा, तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिम तथा उत्तरी पवनों द्वारा वर्षा होती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं देखिए, तो 3 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है, काल बैसाखी, ठीक है। बैसाख के मौसम में भी होता है, ग्रीष्म ऋतु जो है बैसाख में खासकर ज़्यादा होता है। असम पश्चिम बंगाल आदि में जो है उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पवन यानी हवा जो चलता है उसको काल बैसाखी कहते हैं। पवन मतलब होता है हवा होता है, ठीक है, हवा जो चलता है असम पश्चिम बंगाल अपने बिहार में भी चलता है उसको काल बैसाखी कहते हैं, जिसमें लू लगता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मानसून जो है कब आरंभ होता है अपने भारत में? तो वो जो होता है जुलाई के शुरू में होता है, जुलाई के प्रारंभ होते ही मानसून जो है आ जाता है। सी ऑप्शन जो सही है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु का विशेषता है? तो क्या है? तो भारत में शीत ऋतु का विशेषता है क्या है? तो ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। यहाँ पर जो 5 का जो आंसर है सो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी सबसे शीत ऋतु यानी ठंडा होता है, ठंडा दिन और रात में भी ठंडा, तो उसको शीत ऋतु कहा जाता है। 6 नंबर है, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो क्या कारण है यहाँ पे? 6 नंबर का जो हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है। मानसून के कारण जब लौटने लगते हैं मानसून तो क्या होता है? तमिलनाडु में भी वर्षा होता है जब पहुंचता ही है, ठीक है। 7 नंबर, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो दक्षिण भारत के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा 7 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वार्षिक तापांतर कम होता है। वहाँ जो है वार्षिक जो है एक वर्ष में जो है ताप का जो अंतर होता है वो कम होता है, ठीक है। तापांतर मतलब ताप का अंतर होता है कम। 8 नंबर है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका कि उत्तरी पश्चिम भारत में निम्न वायु दाब होता है। वहाँ पर जो होता है दाब जो होता है उत्तरी पश्चिमी भारत में से दाब यानी कम होता है दाब, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी है क्या कहते हैं, तो आप लोग को बता चुके हैं असम में भी चलता है और लू भरी, और क्या कहते हैं अपने बिहार में भी चलता है और पश्चिम बंगाल में भी चलता है, तो उसको काल बैसाखी ही कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 नंबर। चलिए अगले चैप्टर का हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्ष वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वर्षा के कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो सी आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में, ठीक है। और सिनकोना जो है इससे जो है मलेरिया का दवा बनता है कुनेन, ठीक है। इसके छाल से ध्यान रखिएगा मलेरिया का दवा कुनेन बनता है। तो नॉलेज के लिए ये भी काम आएगा मलेरिया के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे दवा होता है मलेरिया के लिए, ठीक है। कुनेन दवा जो होता है बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन, ठीक है। भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल के नियमों में लिए गए हैं? तो 2 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 नंबर का हो जाएगा नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी जो हो जाएगा यहाँ पर जीवमंडल है, ठीक है। राइट आंसर डी जो है एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनकोना वाला तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, पहला वाला सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय आरक्षित किस राज्य में स्थित है? तो ये सब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 4 नंबर, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जीव सुरक्षा का जो अधिनियम है जो 1972 में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा जीव सुरक्षा यानी जीवों को मारने पर रोक लगा दिया था, ठीक है। जीवों को यानी जानवरों को है, जंगली जानवरों को मारने पर रोक, ठीक है। जीवों को मारने पर रोक लगा था, कब लगा था? तो 1972 में लगा था। 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी जो है यहाँ पे मोर है। हो सकता है आपको मयूर दे देगा ऑप्शन में, तो भागिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। और बिहार का जो पूछेगा राज्य पक्षी क्या है बिहार का, तो बिहार का जो राज्य पक्षी क्या है यहाँ पे बता दें, बिहार का राज्य पक्षी गैरैया होता है, ठीक है। एस्पेरो, बिहार का राज्य पक्षी क्या होता है? गैरैया होता है बिहार का। और राज्य वृक्ष होता है पीपल। इसलिए देखे होंगे आप लोग मिलता होगा सर्टिफिकेट 8वां का, तो उसमें पीपल का पेड़ का छाया होता है, इस क्योंकि बिहार का राज्य वृक्ष होता है और भारत का राज्य वृक्ष बरगद होता है, ध्यान रखिएगा वो सब भी। निम्नलिखित में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, ठीक है, बाघ है। आप लोग भूल से भी शेर मत मारिएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार करके देख लेना है, रिपीट करके आपको
आपको यहीं से क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ से अलग रहने की कोई बात नहीं है। 7 नंबर तो 100% हर साल क्वेश्चन रहता है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर जो है पक्षी जो है ये जो है राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान सी हो जाएगा। हो सकता है राजस्थान नहीं रहे, ऑप्शन में जयपुर रहेगा तो जयपुर मारेगा, क्योंकि राजस्थान का जो होता है राजधानी जयपुर होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग देखते हैं इसका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कह रहा है रबर का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 12 नंबर का, वो हो जाएगा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से है संबंध है। राइट आंसर डी जो है बिल्कुल सही है। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनने जा रहा है, आप लोग को खटाखट जल्दी देखिए। इनमें से किसके द्वारा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है। तो किसका होता है? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका जलवायु का, ठीक है। जलवायु का जो है प्राकृतिक वनस्पति का जो है वितरण मुख्य रूप से होता है। प्यारे बच्चे बता दें कि क्वेश्चन जो है हमारे पास ये सब आपके एग्जाम होने से 1-1.5 घंटा पहले आता है। अगर कोई स्टूडेंट हैं जो मोबाइल लेकर भी एग्जाम में जाते होंगे तो वो जरूर देखिएगा, वीडियो आपको सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम के करीब आपको फर्स्ट सिटिंग में यानी आपको 10:30 के बाद यानी 11 के आसपास मिल जाएगा। इनमें से कौन कथन सही है? तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? 14 नंबर का जो हो जाएगा कथन कौन सा सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों में आपसी संबंध हुआ करता है, एकदम हुआ करता है, तभी तो जाके डेवलपमेंट नहीं गड़बड़ाता है इकोलॉजी सिस्टम का। तो 15 नंबर है भारत में कितने प्रकार के वनस्पति उगती है? तो लगभग 46,000 का, ठीक है। कितने वनस्पति उगती है? तो लगभग 46,000। 15 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 16 है इनमें कौन पौधा मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है। देखिए कौन पौधा है जो भारत में ही पाया जाता है, तो वो है सर्पगंधा। कहेगा सर्पगंधा जो ऐसा है जो केवल कहाँ पाया जाता है, तो कहिएगा भारत में। तो क्वेश्चन यहाँ से उलट पुलट के पूछेगा सर्पगंधा किस देश में केवल पाया जाता है, तो केवल भारत में ही होता है। सर्पगंधा जो होता है सांपर का भी विष उसमें जो काम देता है उसी को सर्पगंधा कहते हैं। ये आप लोग देखे होंगे या भी नहीं देखे होंगे, पहचानते नहीं होंगे। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो एकदम इंपॉर्टेंट है। देवदार के जो पेड़ के मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है, सी हिमालय पर उगते हैं। 18 नंबर है इनमें कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गेंडा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा गेंडा। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है तेंदुआ मुख्य रूप से कहाँ मिलता है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेंदुआ मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? तो तेंदुआ जो है मुख्य रूप से अभी फिलहाल जो है ये हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में ही मिलते हैं, हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में ही मिलते हैं। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। भारत में याक कहाँ मिलता है? देखिए हो सकता है तेंदुआ कई बार पूछा जा चुका है तो याक वाला पूछ दे, लेकिन दोनों में से एक तो क्वेश्चन रहेगा, ये तो दावे कर रहे हैं, ठीक है। भारत में याक कहाँ मिलता है? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लद्दाख में मिलता है, ठीक है। याक जो है लद्दाख क्षेत्र में मिलता है, लद्दाख, ठीक है, जहाँ बर्फबारी अभी भी होगा। भारत में कितने राष्ट्रीय वन उद्यान है? तो एकदम ध्यान रखिएगा 102 है, जो बढ़ गया है अब, ठीक है, 102 है। भारत में राष्ट्रीय वन उद्यान की जो संख्या है अब बढ़ गया है, 102 हो गया है, ठीक है। पहले जो था ये 90 ही था, ठीक है, अब बढ़ के 102 हो गया। 21 का जो है आप ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी में किया गया था, ठीक है। भारत का पहले जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नीलगिरी। राइट आंसर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। अगला चैप्टर है सबसे अधिक महिला साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर जो है किस राज्य में है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता देते हैं। यहाँ पर केरल नहीं होगा। यहाँ जो केरल तो है पूरे के लिए है, ठीक है, सिर्फ महिला पूछ रहा है तो महिला साक्षरता दर यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर जो डी जो है सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है वहाँ महिला का रहा है अधिक महिला साक्षरता नहीं, यहाँ पर जो है केरल ही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, बट यहाँ पर ऑप्शन मारने में इसलिए आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, केरल ही होगा। चलिए महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक केरल में ही है। भारत, अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर
कौन सा है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है बृहत मुंबई है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, जिसको महाराष्ट्र आप लोग को बताए थे अगले वीडियो में भी, इससे पीछे वाले वीडियो में, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जिसका राजधानी मुंबई होता है। देखिए यहाँ पे मुंबई पूछ दिया है, बृहत यानी बड़ा मुंबई, जो वहाँ जो है जनसंख्या सबसे अधिक होता है। और सेकेंड स्थान पर आते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकेंड स्थान पर, और अपना बिहार जो है थर्ड स्थान पर होते हैं जनसंख्या में, ठीक है, यानी 10 करोड़ लगभग अपने यहाँ है अभी जनसंख्या। 3 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिमाण है, तो अधिक विवाहित जोड़े होते हैं, ठीक है, राइट आंसर जो है बी है। इसका अर्थ हो रहा है कि कम ही एज में उसका जोड़ा लगा के शादी कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है, तो किस क्षेत्र में लाता है, प्रवास मतलब होता है पलायन करना, ठीक है, यानी जाना। तो 4 नंबर का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, आगमन वाले क्षेत्र में, आगमन मतलब आने वाले क्षेत्र में, राइट आंसर बी जो है सही है। भारत यहाँ पे है, भारत में पहली बार एकक संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देख लीजिए। भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, तो 1881 में ही किया गया था, ठीक है। 5 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1881 में ही किया गया था, ठीक है, संपूर्ण जनगणना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है, तो 2011 के अनुसार ही कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 6 नंबर का हो जाएगा उत्तर प्रदेश था, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो था सबसे अधिक जनसंख्या वाला था, लेकिन फिलहाल जो क्या है अभी महाराष्ट्र है। 7 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम को दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि जो है यही जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाता है, यही ना होगा, सिंपल सी बात। भारत की औसत आयु संरचना क्या है, तो औसत आयु जो है अब जो है लोगों की हो गई है यहाँ पे 64 वर्ष 6 माह, यानी राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन जो है सही है, यानी आयु जो है अब लोगों की 64.5 वर्ष के आसपास ही है। 9 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 2011 ईस्वी में की जनगणना में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना था, तो 990 था, बी 9 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर का जो है यहाँ पर 990 था नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार जो था 940 ही था, ठीक है, 940 ही था महिलाओं की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, इस चैप्टर का 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर क्या है, तो क्या है, 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है निवास करता है, रहता है, जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, तो कितना था, तो 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखने वाली क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 382, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा राज्य पूछ रहा है, तो 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो पूछा जाएगा, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है घनत्व के दृष्टि से यहाँ की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है अपने भारत में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कुछ कट गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे, तो ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत पुरुष जो थे, फीमेल जो थे से साक्षर थे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 82.14 जो हो जाएगा, ठीक है, 82.14, 15% जो थे पुरुष लगभग साक्षर थे। तो अगला चैप्टर हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश से, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत नेपाल की राजधानी कहाँ है, आप लोग को ऊपर ही बताए काठमांडू है, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, तो यहाँ पे बिहार से तो मिलती ही है, बिहार के अलावा भी कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सिक्किम से मिलती है, ठीक है, राइट आंसर बी जो है सी सही हो जाएगा, सिक्किम। चलिए 3 नंबर है, महाभारत लेख क्या है, तो महाभारत लेख जो है एक क्या है, तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पर्वत श्रृंखला है, महाभारत लेख एक पर्वत श्रृंखला है। 4 नंबर है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो गंडक नदी को है नेपाल के लोग जो है नारायणी नदी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कहेगा नारायणी नदी को गंडक नदी किस देश में कहा जाता है, तो नेपाल में कहा जाता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, नेपाल की सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है, नेपाल का सर्वोच्च शिखर जो है एवरेस्ट की चोटी जिसको कहते हैं, ये जो है आपका इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका सागरमाथा
ठीक है, सागर मथा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो किस नदी के तट पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है, किस नदी पर है? नेपाल नहीं पूछ रहा है, काठमांडू जो है किस नदी पर स्थित है 6 नंबर का। तो यार ये जो हो जाएगा बागमती नदी पर स्थित है, ठीक है, बागमती नदी पर। राइट आंसर जो डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7 नंबर, एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट क्या है? तो नेपाल में हिमालय की एक चोटी है, ठीक है, नेपाल में हिमालय की एक क्या है? चोटी है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा, करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। धौलागिरी कहाँ है? तो धौलागिरी जो है नेपाल में ही पड़ता है, ठीक है, नेपाल में ही पड़ता है धौलागिरी पर्वत, ठीक है। 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी जो है सही है। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो काठमांडू घाटी जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। राइट आंसर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इंग्लिश में भी मिलने वाला है, इसका सब्जेक्टिव भी मिलने वाला है, जो कि हो सकता है आउट क्वेश्चन ही दे दें आपको। तो चांसेस है कि कोशिश है कि आउट हो जाए, दे दें, बट टीचर जो है अभी नहीं है, बट आएंगे तो हो सकता है उनसे हम ले सकते हैं। हमारे एक भैया जी हैं वही हैं। तो इनमें से कौन नेपाल नदी नहीं है? नेपाल की नदी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा नेपाल की नदी नहीं है, तो यहाँ पे गंडक भी नेपाल में है, बागमती भी है, जो जहाँ बागमती में काठमांडू है स्थित, ठीक है, और कोसी भी वहीं से आता निकलता है। फाल्गु नदी जो है ये नेपाल में नहीं है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, नेपाल की तराई समुद्री तल से कितनी ऊँची है? तो कितनी ऊँची है? तो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका 11 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 300 मीटर, ठीक है। राइट आंसर ए जो है सही है। 12 नंबर है, जनवरी में काठमांडू घाटी का तापमान कितना रहता है? तो जनवरी माह में, यानी अभी से 1 महीना पहले जो है वहाँ कैसा रहता है समुद्री तल क्या कहते हैं तापमान? तो वहाँ जो है 2 डिग्री से 18 डिग्री रहता है सेल्सियस, यानी ठंड वहाँ भी रहता है, यही है। चलिए 13 नंबर है, नेपाल की कितनी भूमि पर खेती की जाती है? ध्यान रखिएगा, कितनी भूमि पर खेती की जाती है नेपाल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कम इंपोर्टेंट उतना नहीं है। तो इसका हो जाएगा 18% भूमि पर ही खेती की जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। छोटा सा नेपाल है ही तो कितना भूमि आएगा। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए नेपाल की, ये कुछ इंपोर्टेंट है ना इस चैप्टर का। नेपाल का जो है सबसे लंबी नदी कौन है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 14 का, सो करनाली है नदी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग, अगला चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अगला चैप्टर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मापक निरूपक का भिन्न है? देखिए ये जो है अगला चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सो मापक निरूपक भिन्न का है। तो पहला नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। निरूपक का भिन्न है तो बी हो जाएगा सेंटीमीटर। 2 नंबर है, निम्न में से किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियां को दर्शाया जा सकता है, यानी दर्शाया नहीं लिखा जा सकता है? तो वह प्रतिनिधि भिन्न के द्वारा, ठीक है, माप होता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर है, चित्रों में मापन अंकित करने की विधियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो और 4 नंबर भी। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी विधि होगा, ठीक है। 4 नंबर है, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो कौन सी है? तो 4 नंबर का जो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। प्यारे साथियों बता दें, इनमें सभी वाले ऑप्शन अगर आता है सोशल साइंस में, तो आप लोग अगर नहीं जानते होइएगा आंसर, तो इनमें सभी अगर है तो मार दीजिएगा, आपको 99% ज़्यादातर चांस रहता है सही होने का। 5 नंबर है, मानचित्र की दूरी मापनी में कैसे जाना जाता है मापन, ठीक है। तो कैसे जाना जाता है? तो यहाँ पर जो बता दें 5 का जो है आंसर हो जाएगा मापनी का परकथन के द्वारा, सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मापनी में हर व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है? हर। तो 6 नंबर का जो हो जाएगा ये जो है धरातल की दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है, धरातल की दूरी को व्यक्त करता है मापनी, ठीक है। राइट आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। मापनों में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी। 7 नंबर है, लघु मापक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लघु मापक यानी छोटा मापक जो होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो 7 नंबर का जो हो जाएगा देश के मानचित्र तैयार करने में, ठीक है। छोटा जो होता है उसका देश का मानचित्र जो है तैयार करने में किया जाता है, क्योंकि देश में जो होता है कई राज्य होते हैं, कई जिले होते हैं, इसलिए छोटा रूप। और दीर्घ मापक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस दोनों में से एक को रहना ही है, हर हाल में रहना ही है, ठीक है, एक इस दोनों में से 7 8 में से। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका, सो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 का जो ऑप्शन होगा नीचे तो दे देते हैं, आपको नहीं है तो यहाँ पर जो हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा किसी नगर का, ठीक है। दीर्घ माप के द्वारा जो होता है किसी नगर का, यानी ठीक है किसी छोटा एक नगर का मानचित्र तैयार करें, नगर का मानचित्र जो है तैयार करने में, ठीक है।
तो वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, बट आप लोग भागेगा नहीं, कुछ क्वेश्चन ही बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किसका महत्व क्षेत्रीय अध्ययन में सबसे अधिक होता है? तो भूगोल शिक्षक है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय अध्ययन की दृष्टि से किसका अवलोकन महत्वपूर्ण है? तो किसका अवलोकन जो महत्वपूर्ण है, तो 2 नंबर का जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो है सी हो जाएगा, स्थलाकृति। राइट आंसर सी जो है बिल्कुल सही है। 3 नंबर बात करते हैं, किसी क्षेत्र में कच्चे मकानों की संख्या घट रही हो और पक्के मकानों की संख्या बढ़ रही हो तो आप क्या अनुमान लगाइएगा? तो सिंपल सी बात, आप क्या अनुमान लगाइएगा कि लोगों की क्या है, संपन्न हो रहे हैं, लोग क्या है संपन्न हो रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लोग जो है संपन्न होने लगते हैं, यानी जो है विकास कर रहे हैं, ठीक है, संपन्न माना जाता है। तो ऑप्शन संपन्न वाला मारिएगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। यहाँ पर देखिए है ऑप्शन नंबर है डी में है, ठीक है, ऑप्शन डी में है, लोगों क्या है संपन्न होते हैं। राइट आंसर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए तो कितना वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो आप लोग को 4 नंबर है, क्षेत्रीय अध्ययन करते समय भूमि की ढाल का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो नदी की प्रवाह के देखकर राइट आंसर बी जो है एकदम सही हो जाएगा। ढाल पता करना होगा तो नदी पानी उछल के ही देखेंगे कि किधर जाता है। प्रश्नावली क्या है? तो प्रश्नावली जो है एक क्या है, 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का अवलोकन की विधि है, डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस में पर्यावरण सर्वाधिक प्रदूषित होता है? किसके द्वारा? तो मानवों के द्वारा जो है पर्यावरण सबसे अधिक प्रदूषित होता है, डिस डेट यूज करते हैं इसके कारण, ठीक है। 7 नंबर, सारा चीज़ का तो जड़ मानवहीन है, तो निम्नलिखित में से किस स्रोत से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? तो घरेलू ईंधन से, ठीक है। स्वचालित ईंधन मत मारिएगा, स्वचालित मतलब होता है जो बैटरी पर चलता है, स्व चलता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो 8 नंबर, क्षेत्र में जाकर जब एक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो उसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? एक उपागम है, ठीक है, एक जो है उपागम है, ध्यान रखिएगा, एक उपागम है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला चैप्टर का। मानव जनित आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी संघटक है, क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मानव जनित आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी संघटक जो है आपका मानवीय भूल के कारण जो है आग लगना, ठीक है, ये जो है सर्वाधिक विनाशकारी संघटक होता है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 3 नंबर है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय होते हैं? तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, सामुदायिक जागरूकता, यानी सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए और जानकारी देना चाहिए। आपदा मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा, जो क्या होता है, ये मानवों या फिर प्राकृतिक या मानवों के द्वारा घटित होते हैं घटना, जो जिसको आपदा कहते हैं, ठीक है, जो मानव के जीवन में त्रासदी उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा केंद्र है? तो कौन है ऊर्जा केंद्र? एकदम ध्यान रखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा केगा, ठीक है, केगा जो है ऊर्जा केंद्र है। यहाँ पे 5 नंबर है, हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में है जहाँ पर 1945 में परमाणु बम किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था? वो जो है जापान में है, आप लोग को पीछे भी बता चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया था प्रस्तुत, ठीक है। राइट आंसर ये जो है यहाँ पे सही है। 7 नंबर है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो एकदम ध्यान रखिएगा, दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1984 में हुआ था, जो भोपाल में हुआ था, ठीक है, भोपाल में हुआ था। हज़ारों की संख्या में लोग मर गए थे और अपंग हो गए थे, अभी भी वहाँ के बच्चे पैदा होते हैं तो विकलांगता लेकर होते हैं। 8 नंबर है, तूतीकोरिन में 1957 में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो यहाँ पर 8 नंबर का बता दें, उल्टी होना एवं छाती में जो है जलन हुआ था, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 9 है, अम्लीय वर्षा का जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे 9 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र में, ठीक है, जो दिल्ली में है, ठीक है, दामोदर नदी क्षेत्र पर, जो ताजमहल को भी क्षति पहुँचाया है। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो एक शुद्ध जल से होता है, एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से होता है। राइट आंसर सी जो है खांसी हो गया थोड़ा, सी जो है एकदम सही है। चलिए 11 नंबर है, एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स एकदम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स जो है अति सूक्ष्म जीव है, ठीक है, अति सूक्ष्म जीव है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं? तो भारत में जो है एड्स से जो अभी तक जो है लगभग 25 लाख लोग जो है संक्रमित है भारत में, ठीक है, एड्स, जिसका अभी तक इलाज जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, ठीक है, सिर्फ कम करते हैं। सामान्य आपदाओं लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है आपदाओं लिखा हुआ है। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक आपदा होता है, एक होता है मानव जनित आपदा होता है। ध्यान रखिएगा, मानव जनित आपदा एक होता है प्राकृतिक आपदा। चलिए आगे बढ़ते हैं
14 नंबर, तीव्र ज्वार का कारण क्या होता है? तो तीव्र ज्वार यानी तेज ज्वार का कारण होता है जीवाणु होता है। राइट, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक जो है हम क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। आपको ज्योग्राफी और जो है हिस्ट्री का कुल आपको बता चुके हैं। रहेगा तो क्वेश्चन ये 100% दावे के साथ यहीं से रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। अगर आप लोग 1-2 बार देख लेते हैं, रिक्वेस्ट कर प्लीज़ कृपा करके अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग अच्छे अंक जरूर लाइएगा। और आपको शेष जो बचेगा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, उसमें कुछ कम है, उसमें जो है कुछ कम है ऑप्शन थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो देंगे। और सब्जेक्टिव आपको मात्र अब 2 वीडियो देने वाले हैं और आपका सोशल साइंस कंप्लीट। उसके बाद आपको इंग्लिश देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार करना है और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर से भी कैसे चोरी करना है। अगर आप अभी इंग्लिश का देखना चाहते हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट वाले वीडियो में इसका हिस्ट्री वाला वीडियो में जो है लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें इंटर में हम बताए थे कि कैसे चोरी करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक